राजस्थान के एक छोटे से गांव में डॉली नाम की एक लड़की रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। डॉली की माँ सुषमा अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए डॉली सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। डॉली सिलाई के साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। डॉली दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी। वो काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसे अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली कविता काकी कपड़े सिलाने आती है। डॉली, ये मेरी बिटिया का लहंगा है, तुम उसका सुंदर सा लहंगा सिल देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और निखर जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत शुभकामनाएं काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की कई लड़कियों के तो बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों मेरी बिटिया रानी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, लगता है कि मेरे इन हथेलियों में दूसरों का लहंगा सिलना ही लिखा है। इतना बोलते ही डॉली के आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे डॉली बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल शादी को लेकर 36 चोचले होते हैं, पर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही बाप मर गया, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है, और तेरा काला पक्का रंग, ऊपर से गरीबी की मार, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। देखा माँ, सबकी तरह बातों ही बातों में कविता काकी भी मेरे काले रंग पर ताने कसकर चली गई। फिर डॉली लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितना अच्छा लहंगा सिला है मैंने। जब तनु इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। यही सोचकर डॉली उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने तनु डॉली के घर आती है और डॉली को लहंगा पहने देख गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने काले बदन पर मेरे इस लहंगे को पहनने की? तो जैसी गरीब भिखारिन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। फटे पुराने वाले कपड़े ही तेरी असली औकात है, समझी? अब चल, मेरा लहंगा दे। तन्नू की बातें डॉली के दिल को चीर कर रख देती है। डॉली रोते हुए तन्नू को लहंगा दे देती है और भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे दुर्गा माँ, तूने मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है कि वो एक दिन सज संवर कर डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएगी, पर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप अड़चन बनकर बैठा है। जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे अब मिल रहा है? डॉली लगातार रोई जा रही थी। अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर सुषमा की भी आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि डॉली बैठकर रो रही है। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं मन से सुंदर होता है। मेरी बिटिया रानी मन और दिल की बहुत ही सुंदर है, लेकिन आज के इस दौर में इंसानों की आंखों पर पैसे और रूप का पट्टी चढ़ा रहता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुषमा को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत कोशिश करती है। वो हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई डॉली के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देता। बड़ी मुश्किल से डॉली के लिए एक रिश्ता मिलता है। वो लोग डॉली को देखने घर आते हैं। डॉली हाथ में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने जाती है। हे भगवान, ये कैसी बेटी है आपकी? कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ आपकी बेटी कोयले की खान। माफ करना बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। भगवान के खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। ये आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं, तो मेरी एक शर्त है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा, पर उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए नगद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो कहो। हाँ, मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। माँ,
माँ आपने इन्हें हाँ क्यों कह दी? माँ हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे माँ? उसकी फिक्र मत कर बेटी, तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं। अब और नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है बस, लेकिन वो भी दिल की बहुत भली औरत है। एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ ये आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू अभी अपनी सिलाई का काम कर, अभी मुझे बहुत काम है। अभी मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। इतना कहकर सुषमा घर के कागजात लेकर जमींदार के पास गिरवी रखने चली जाती है। वो मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक 5 लाख रुपए तक मिल जाते तो आपकी बहुत कृपा होती। क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अगर पूरा घर बेच भी दोगी तब भी तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का किसी गरीब घर में शादी कर दो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। शुक्रिया मालिक, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे शादी का वक्त पास आने लगा था। कल शादी का दिन है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर कैसे होगा? डोली ये सब सोच ही रही थी कि तभी गांव की सभी औरतें सज धज कर डोली के घर आती हैं। डोली अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर सिंपल सा तैयार होकर उनके सामने आती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, ना कोई साज ना कोई श्रृंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक भी लहंगा नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव के लहंगे तुम ही सिलती हो और अपने लिए एक लहंगा भी नहीं सिलवाया गया। वैसे डोली, ये फटी और पुरानी साड़ी कहाँ से निकाली तुमने? कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। इसी तरह गांव की सभी औरतें डॉली का बहुत मजाक उड़ाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद डॉली झटपट सिलाई मशीन पर बैठकर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखते हुए निराश मन से डॉली कहती है, हे दुर्गा माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने मुझे ही इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरे पास अच्छा सा एक लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। डॉली ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके आंखों से आंसू उसके लहंगे पर गिर जाते हैं और एक चमत्कार होता है। फटा हुआ लहंगा एकदम से एक खूबसूरत लहंगे में बदल गया। डॉली अपने लहंगे को हैरानी से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, फिर ये अचानक से इतने सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया? डॉली हैरान तो थी, पर अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश थी और शीशे में खुद को निहारते हुए बोली, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर इतना सुंदर लहंगा भी मेरे काले रंग को नहीं छुपा पा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह सुंदर होती। डॉली के इतना बोलते ही वो खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो एक परी सी दिखने लगती है। अरे क्या ये मेरा ही रूप है? लेकिन मैं अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी उसकी नजर उसके चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। हो ना हो मेरा ये लहंगा जादुई हो गया है और ये सब इसी का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं। हे मेरे जादुई लहंगे, क्या तुम अपने जादू से मुझे मेरे शादी के लिए सजने संवरने का सामान और गहने दे सकते हो? डॉली के इतना बोलते ही वहाँ पर सजने संवरने का सामान और गहने प्रकट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉली की माँ आती है। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। छोटे सेठ से लेकर बड़े सेठ, सरपंच से लेकर पंच, मैं हर जगह गई, पर किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी। बेटी मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है, कहीं तेरी बारात चौखट से ना लौट जाए। माँ, अब आपको किसी बात की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बारात आने का समय हो रहा है और अब आप देखती जाओ, उनकी सारी मांगे हम चुटकियों में पूरी कर देंगे। पर कैसे बेटी? बारात आने में तो बस कुछ ही समय बचा है। हे जादुई लहंगे, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है।
उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादुई लहंगे। डॉली के इतना बोलते ही उसके लहंगे में से रुपए और सिक्कों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर सुषमा हैरान हो जाती है। फिर डॉली अपनी माँ को जादुई लहंगे के जादू के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जय हो दुर्गा मैया की, आज उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। डॉली, मैं आज बहुत खुश हूँ जो मुझे बेटी के रूप में तू मिली है। अब बस देखना बेटी, मैं तेरी शादी कितने धूमधाम से करती हूँ। सुषमा उन पैसों से बहुत ही अच्छी शादी की तैयारियां करती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है। शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि तभी डॉली भी आती है। अरे बेटा, ये हमारी बहू है ना? ये तो चाय पत्ती सी काली थी, अचानक से इसका रंग कैसे निखर गया? ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा दहेज दे रहे हैं। बेटा, कहीं ये दोनों माँ बेटी कोई जादूगरनी तो नहीं? और फिर बहुत धूमधाम से डॉली और अजय की शादी पूरी हो जाती है और डॉली अपनी माँ से विदा लेकर ससुराल आ जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। बड़े लहंगे वाली राजकुमारी। उदयपुर नामक राज्य में राजा भीमसेन अपनी पत्नी उर्मिला के साथ राज किया करते थे। राजा भीमसेन की अमायरा नाम की एक बेटी भी थी। अमायरा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अमायरा की नीली नीली आंखें और भूरे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। इसलिए राजा और रानी राजकुमारी अमायरा को बचपन से ही रूई के फाहे की तरह बड़े ही ध्यान और प्यार से रखते थे। इसलिए शायद बड़े होने के साथ साथ वो बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल किस्म की हो गई थी। अमायरा को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन राजा भीमसेन शिकार पर जा रहे होते हैं। तभी अमायरा राजा से कहती है, पिताश्री, मुझे भी आज आपके साथ शिकार पर जाना है। मैं भी आज अपने पिता का कौशल देखना चाहती हूँ। पर पुत्री, वहाँ पर कई खतरनाक तरह के जानवर होंगे। हो सकता है कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फूल सी बच्ची को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुँचे। इसलिए अगर तुम राजमहल में रहो तो ज्यादा अच्छा है। पिताश्री, मैं राजमहल में रह रहकर थक चुकी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और आपने इतनी बड़ी सेना पाल रखी है, ये सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ी है, ये मेरी रक्षा करेगी। इसके बाद अमायरा की जिद से हार कर राजा अमायरा को शिकार पर ले जाते हैं। जंगल पहुंचकर अमायरा देखती है कि उसके पिता बड़े बड़े जंगली सुअरों का शिकार कर रहे हैं। तभी अमायरा को एक सुंदर सा हिरण दिखता है और वो एक सिपाही से तीर लेकर उस हिरण पर चला देती है और वो हिरण वहीं मर जाता है। ये देखकर राजा अमायरा के पास आते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या किया पुत्री? वही जो आप कर रहे हैं। अमायरा, हमें ऐसे ही किसी को भी नहीं मारना है। मैं तो केवल जंगली सुअरों का शिकार कर रहा हूँ जो फसलों को और खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं, परंतु तुमने एक बेकसूर हिरण को मार दिया। तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। पिताश्री, आपने एक जंगल में घूमने वाले तुच्छ से जानवर के लिए मुझे इतनी बातें सुना दी। मुझे अब यहाँ पर और नहीं रहना, मैं वापस राजमहल जा रही हूँ। ऐसा कहकर अमायरा कुछ सिपाहियों को लेकर राजमहल वापस लौट जाती है। अमायरा को किसी की भी बातें सुनना पसंद नहीं था, चाहे वो स्वयं राजा ही क्यों ना हो। समय ऐसे ही बीत रहा होता है। एक दिन राजमहल में रशिया के राजा अलेक्जेंडर की बेटी मारिया आती है। मारिया का स्टाइल और फैशन बिल्कुल ही अलग था। मारिया को देखकर अमायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाती है। तभी एक दिन मारिया अमायरा से कहती है, देखो मायरा, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी भाषा सीखी। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे देश आकर हमारी संस्कृति को सीखो। और वैसे भी तुम्हारा पहनावा देखकर हमें लगता है कि तुम्हें एक अच्छे काया पलट की जरूरत है। क्या तुम हमारे देश चलोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। पर क्या तुम्हारे पिता इसकी इजाजत देंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे पिताश्री मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं करते और वैसे भी मुझे ना सुनना पसंद भी नहीं है। इसके बाद अमायरा राजा के पास जाती है और अपनी बात मनवा ही लेती है और मारिया के साथ रशिया चली जाती है। रशिया जाकर अमायरा वहाँ बहुत अलग अलग तरह के फैशन देखती और सीखती है और जब वो अपने देश आती है
तो वहाँ से ढेर सारे अलग अलग तरह के कपड़े लेकर आती है। जैसे ही वो राजमहल पहुँचती है तो राजा अमायरा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार आप आ ही गई। हम आपको पूरे 3 महीने बाद देख रहे हैं। कितना लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए। आप कैसी हैं? वहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताश्री, और हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मैं तो वहाँ खुश थी। तभी राजा का ध्यान अमायरा के पहनावे पर जाता है। अमायरा खड़ी तो राजमहल के अंदर थी, परंतु उसका लहंगा अभी भी राजमहल के द्वार पर था। अमायरा, ये क्या? तुम्हारा लहंगा इतना बड़ा और लंबा कैसे है? ये तो बाहर राजमहल के द्वार तक जा रहा है। पिताश्री, आप नहीं जानते, ये एक नया और बहुत ही अद्भुत पहनावा है जिसे रशिया के लोग पहनते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसलिए अब से मैं भी इसी तरह के कपड़े पहनूंगी और मेरा लहंगा अब इसी तरह लंबा और बड़ा रहेगा। राजा बहुत कुछ कहना चाहते थे, परंतु उनकी बेटी इतने दिनों बाद लौटी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और अपनी बेटी को आराम करने के लिए उसके कक्ष में भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद रानी उर्मिला अमायरा के कक्ष में आती है और देखती है कि अमायरा का लहंगा पूरे कक्ष में फैला हुआ है। अमायरा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारे पास बहुत पैसा है और हमें कपड़े खरीदने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने लहंगे में इतना कपड़ा लगा लो कि तुम्हारा पूरा कक्ष उससे भर जाए। अरे माँ, आप ये सब नहीं समझ पाएंगी। ये सब नया फैशन है जिसे रशिया के लोग समझते भी है और पहनते भी है, और अब से मैं भी इसी तरह के कपड़े पहनूंगी। मुझे भी शाही महसूस करना है और मुझे उन मामूली लहंगों में शाही महसूस नहीं होता, इसलिए अब से मैं इसी तरह के लंबे और बड़े लहंगे पहनूंगी। परंतु इससे तुम्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उर्मिला की बात बिल्कुल सही थी, परंतु अमायरा कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। आराम करने के बाद अमायरा अपने कक्ष से जैसे ही बाहर निकलती है, उसका पैर अपने ही लहंगे में फंस जाता है और बड़ी जोर से नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसके हाथ में चोट लग जाती है और एक दासी भागकर अमायरा के पास आती है। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? आपको तो हाथ में चोट लग गई। चलिए, मैं आपकी चोट पर पट्टी कर देती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, इस बारे में किसी को बताना मत। किस बारे में राजकुमारी? यही कि मैं अपने लहंगे में फंसकर गिर गई। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे गलत साबित करे। समझ गई तुम? आपका हुक्म सर, आँखों पर। इसके बाद अमायरा पट्टी करवाकर राजमहल के बगीचे में पहुंच जाती है। राजा भी उसी बगीचे में घूम रहे होते हैं। जैसे ही वो अमायरा को देखते हैं, वो कहते हैं, अरे पुत्री, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी? कुछ नहीं पिताश्री, वो एक फूलदान मेरे हाथ पर गिर गया था, उसी वजह से थोड़ी चोट लग गई। पुत्री, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। आपको पता है ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम आपको किसी भी दुख या दर्द में नहीं देख सकते। तभी राजा का ध्यान अमायरा के पूरे बगीचे में फैले लहंगे पर जाता है और वो मंद मंद मुस्कुरा पड़ते हैं, जिसे देखकर अमायरा कहती है, क्या हो गया पिताश्री, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो इसलिए पुत्री, क्योंकि आज बगीचे के माली के लिए काम आसान हो गया। मैं कुछ समझी नहीं। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे इस लंबे और बड़े लहंगे ने पूरे बगीचे के सूखे पत्तों और कचरों को इकट्ठा कर लिया है और माली का काम आसान कर दिया है। राजा की ये बात सुनकर वहाँ खड़ा माली भी मुस्कुरा पड़ता है और ये सब देखकर अमायरा गुस्से में अपने कक्ष में चली जाती है, परंतु उसके सर से अभी भी लंबे और बड़े लहंगे का शौक नहीं उतरता। फिर ऐसे ही एक दिन राजा अमायरा के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री, कुछ ही दिनों में राज परिवार दर्शन का पर्व आने वाला है। तुम तो जानती ही हो, इस पर्व में राज परिवार के सभी सदस्य रथ में बैठकर पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं और राज्य की जनता को उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत भी करते हैं। तो इस बार भी तुम्हें हमारे साथ इस पर्व का हिस्सा बनना होगा। मुझे अच्छे से याद है पिताश्री, और मैं इस भ्रमण में शामिल भी जरूर होंगी। बल्कि मैंने तो पहले से इस पर्व पर पहनने के लिए एक बहुत ही लंबा और सुंदर लहंगा निकाल कर रखा है। इस लहंगे को देखकर हमारे राज्य की पूरी जनता की आंखें चमक उठेगी और वो केवल मुझे ही देखते रह जाएंगे। आप इस लहंगे को संभाल तो लेंगी ना? हमें आपकी चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, अब मुझे इसकी आदत हो गई है और मुझे इसे अच्छे से संभालना भी आ गया है। धीरे धीरे करके 2 दिन का समय बीत जाता है और पर्व का दिन आ जाता है।
राजमहल के सारे सदस्य अच्छे से तैयार होकर रथ में बैठ जाते हैं। अमायरा को थोड़ी देर लगती है, लेकिन वो भी अपने उस लंबे और बड़े लहंगे को अपनी वेशभूषा बनाकर रथ में बैठ जाती है और वो लोग राज्य का भ्रमण करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग रथ से नीचे उतरकर जनता में से अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही अमायरा वापस से रथ में चढ़ती है तो उसका लहंगा रथ के पहिए में फंस जाता है, परंतु लहंगा लंबा और बड़ा होने के कारण अमायरा को ये महसूस ही नहीं होता। फिर जैसे ही रथ चलता है, अमायरा का लहंगा उसमें धीरे धीरे करके फंस जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस लहंगे में फंसकर अमायरा नीचे गिर जाती है, जिस कारण अमायरा बेहोश हो जाती है। सब लोग ये दृश्य देखकर चकित रह जाते हैं, जिसके बाद सैनिकों की मदद से राजकुमारी अमायरा को जल्द ही राजमहल पहुंचाया जाता है और वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य अमायरा का निरीक्षण करके राजा से कहते हैं, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। सर में हल्की सी चोट आई है और पैरों में भी एक हल्का सा झटका लगा है। राजकुमारी पूरी तरीके से ठीक है। मैंने कितनी बार अमायरा को मना किया कि इस तरह का लहंगा ना पहना करे। वो तो भगवान की कृपा रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना रथ से गिरकर अगर वो पहिए के नीचे आ जाती तो ना जाने क्या हो जाता। आप सही कह रही हैं। अब हमें राजकुमारी को सबक सिखाना होगा, वरना राजकुमारी की ये जिद एक दिन एक बड़े हादसे को जन्म दे देगी। इसके बाद राजा रानी से कुछ कहते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हामी भर देते हैं। फिर जैसे ही अमायरा को होश आता है, वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। आह, मेरा सर कितना दुख रहा है। फिर अमायरा जैसे ही अपने सामने देखती है तो उसे अपनी माँ और पिता की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। अमायरा ये देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, क्या हो गया? आप लोग रो क्यों रहे हैं? पिताश्री, माँ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। हमने तुम्हें कितनी बार मना किया कि उस बड़े और लंबे लहंगे को मत पहनो, एक दिन वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा, परंतु तुमने हमारी बात कभी नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारे पैर अब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गए हैं। अब तुम कभी नहीं चल पाओगी। इस हादसे ने तुम्हारे पैर तुमसे छीन लिए। हादसे के कारण अमायरा के पैर अभी भी झटके में थे, इसलिए वो अपने पैर हिला नहीं पा रही थी। राजा और रानी की बात सुनने के बाद अमायरा अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करती है, पर वो हिल नहीं पाते, जिस कारण अमायरा डर जाती है और रो पड़ती है। आप लोग सही कहते थे, मैंने आप लोगों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की और ये जो भी हुआ ये मेरी जिद और पागलपन का ही नतीजा है। मुझे माफ कर दीजिए पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए माँ, ये सब मेरे किए की ही सजा है। ऐसा कहकर अमायरा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राजा और रानी अमायरा को शांत कराते हुए कहते हैं, रोना बंद करो पुत्री, तुम्हारे पैर सही सलामत है। परंतु हाँ, जो नहीं हुआ वो हो सकता था। हमने जो भी कहा सब झूठ था और तुम्हें सबक सिखाने का एक तरीका था। मतलब मेरे पैर ठीक है? मैं फिर से चल सकती हूँ? हाँ पुत्री, तुम चल सकती हो। फिर मैं अपने पैरों को हिला क्यों नहीं पा रही हूँ? वो इसलिए पुत्री, क्योंकि अभी तुम्हारे पैर झटके में हैं। कुछ ही देर में झटके से बाहर आ जाएंगे और तुम वापस से चल पाओगी। आप लोग मुझे जो समझाना चाहते थे वो मैं समझ चुकी हूँ और मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद ऐसा लहंगा कभी नहीं पहनूंगी जो मेरे जान के लिए मुसीबत बन जाए। और एक बार फिर से मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। राजा और रानी अमायरा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से अमायरा उन सारे लंबे बड़े लहंगों को निकाल कर फेंक देती है और वापस से अपने पहले वाले पहनावे में आ जाती है। और इस हादसे से अमायरा का व्यवहार भी बदल जाता है। अब वो हर किसी से प्यार से बात करने लगती है और सभी को सम्मान देने लगती है। सौतेली माँ और सोने चांदी की परियां। बहुत समय पहले की बात है। जानवी नाम की एक लड़की मादीपुर गांव में अपनी माँ पूजा और पिता रघु के साथ रहती थी। जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जानवी के माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर एक वकील बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन जानवी अपने माता पिता के साथ अपने पिता रघु के ऑफिस पार्टी में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी।
जानवी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जानवी और उसके माता पिता घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनकी कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान मौके पर ही जानवी की मां पूजा की मृत्यु हो जाती है। आसपास खड़े लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जिस वजह से जानवी और उसके पिता बच जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जानवी की आंख खुलती है तो वो अपने पिता और डॉक्टर को अपने सामने देखती है। वो उन दोनों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? माँ, आप कहाँ है माँ? देखो ना, मुझे कितनी चोट आई है, मुझे दर्द हो रहा है माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर जानवी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। जानवी बार बार अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है। जानवी के बार बार पूछने के बाद जानवी के पिता रघु उसे उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर जानवी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटी। जानवी के पिता उसे बहुत समझाते हैं और उसके ठीक होने पर उसे घर वापस ले आते हैं। कुछ दिनों तक जानवी कुछ नहीं बोलती, वो अपने आप में ही गुमसुम सी रहने लगती है। ये देखकर जानवी के पिता रघु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद जानवी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानवी के पिता रघु एक रूपाली नाम की विधवा औरत से शादी कर लेते हैं और जानवी से उसका परिचय कराते हुए कहते हैं, देखो जानवी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है, अब से यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या सच में पिताजी, ये मेरी नई माँ है? अपनी नई माँ के बारे में सुनकर जानवी बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। कुछ दिनों तक जानवी की नई माँ रूपाली उसका बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रूपाली ने अब रघु के दिल में जगह बना ली थी और रघु अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ महीनों बाद रूपाली को एक बेटी हो जाती है, जिसका नाम वो टीना रखती है। रूपाली का अपना बच्चा होने के बाद उसका ध्यान जानवी से पूरी तरह हट जाता है और वो जानवी को नजरअंदाज करने लगती है। दिन बीतने के साथ साथ रूपाली को जानवी खटकने लगती है, क्योंकि रघु अपनी सारी जमा पूंजी जानवी की पढ़ाई में लगा रहा होता है। ये सब देखकर रूपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन रघु रूपाली से कहता है, रूपाली, मैं सोच रहा था कि क्यों ना जानवी का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दूं। जानवी पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। रूपाली को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रघु की बातों को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो एडमिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद रघु जानवी के पास जाता है और उससे कहता है, जानवी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी, इसलिए तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे कपड़ों के लिए जो पैसे देना चाहते थे, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए, भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम अपनी माँ के साथ चली जाना और अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े ले आना। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है और फिर रूपाली के पास जाकर उससे कहता है, रूपाली, ये लो कुछ पैसे, तुम जानवी के साथ बाजार चली जाना और उसे सुंदर सुंदर कपड़े दिला लाना। कल उसे शहर के लिए निकलना है, शहर में उसके काम आएंगे। इतना कहकर रघु रूपाली को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। उस समय रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूपाली जानवी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों रे जानवी, तू पूरा दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाती रहती है? तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी,
इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। उसके बाद रूपाली बेमन से गांव से बाहर एक बड़े बाजार में ले जाती है। रूपाली जानती थी कि जानवी को उस जगह की जानकारी नहीं है। रूपाली जानवी को बड़े बाजार के बीचों बीच खड़ा कर देती है। बड़े बाजार का नजारा देखकर जानवी रूपाली से कहती है, माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं यहाँ खो न जाऊं। अरे डरने की कोई बात नहीं है, इस बड़े बाजार में हमेशा इतनी ही भीड़ होती है और अब तुम्हें इस भीड़ की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शहर में भी हर जगह ऐसी ही भीड़ होती है। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी कपड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर जानवी कपड़े लेने चली जाती है। तभी मौका देखकर रूपाली वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये जानवी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। रूपाली वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी जब कपड़े खरीद कर वापस आती है तो उसे कहीं भी अपनी माँ रूपाली नजर नहीं आती। ये देखकर जानवी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बड़े बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह की जानवी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और न ही उसे जानकारी थी। जानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब घर कैसे जाए। जानवी बड़े बाजार से निकलकर चलने लगती है और वो एक सड़क पर पहुंच जाती है। जानवी इतनी ज्यादा परेशान होती है कि उसके सामने आ रही गाड़ी उसे दिखाई नहीं देती। जानवी का एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी वहाँ दो परियां आकर उसे बचा लेती है। दोनों परियां बहुत ही खूबसूरत थी। एक परी दिखने में बिल्कुल सोने के जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही थी। दोनों परियों को देखकर जानवी हैरान हो जाती है और फिर जानवी उन दोनों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? ये सुनकर सोने जैसी दिखने वाली परी कहती है, अरे अरे डरो मत जानवी, हम दोनों परी लोग से यहाँ आए हैं। मेरा नाम सोन परी है और ये मेरी बहन चंदा परी। हम दोनों अक्सर पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने आते हैं। हमने तुम्हें बाजार में खोया देखा, हम तभी से तुम्हारे पीछे थे और अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम बाजार में खो कैसी गई? परी जी, मेरी सौतेली माँ है जो मुझे बड़े बाजार में छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जानवी अपनी दुख भरी कहानी दोनों परियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों परियां बहुत निराश होती है और जानवी की मदद करने की सोचती है। परियां अपने जादू से जानवी को उसके घर पहुंचा देती है। जानवी जब रूपाली के सामने आती है तो वो जानवी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, करमजली तू मेरा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? माँ, ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी मदद करती हूँ। मुझे तो एक आंख नहीं भाती, रुक, आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। रूपाली जानवी को जान से मारने वाली होती है कि तभी वो दोनों परियां वहां आकर जानवी को बचा लेती है और फिर वो दोनों परियां रूपाली को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसे एक पत्थर की सिल्ली में बदल देती है। उसके बाद रूपाली मन ही मन अपने की पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। दोनों परियां वहां से चली जाती है और उसके बाद जानवी अपने पिता और छोटी बहन टीना के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।